हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल लॉजिक। दिस इज़ द थर्ड वीडियो इन दिस सीरीज ऑन लिमिटेशन एक्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 को। सो आप सभी अपना पेन एंड पेपर उठा लें, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Till now, we have covered up to section 3 of Limitation Act. You can check out the previous videos by clicking the link in the description box below. Also follow us on Instagram and Facebook for updates and posts related to judicial services examination. Coming to this video, section 4 is the first section that we are going to discuss today. So section 4 provides for a contingency. Contingency ये है कि मान लीजिए आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो है वो जिस दिन खत्म हो रहा है, जिस दिन एक्सपायर हो रहा है, द कोर्ट इज क्लोज्ड ऑन दैट डे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा, इसके लिए जो हमारा सेक्शन 4 है वो प्रोवाइड करता है। सेक्शन 4 सेज दैट वेयर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन इट अप्लाइज टू ऑल दी 3 प्रोसीडिंग। यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। मैं आपको बोल चुका हूँ पहले भी कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो प्रोविजंस हैं वो सारे प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल होते हैं और वेदर दे आर एप्लीकेबल ऑन अ पर्टिकुलर प्रोसीडिंग। तो सूट, appeal and application, it is applicable to all the 3 of them. So आपका जो prescribed period है वो इन तीनों proceedings के लिए expires on the day when the court is closed. तो एक contingency है कि जिस दिन आपका प्रेस्क्राइब पीरियड ख़त्म हो रहा है उस दिन आपका कोर्ट जो है वो बंद है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो बोला गया है इट मे बी इंस्टीट्यूटेड, preferred और made on the day when the court reopens। जिस दिन कोर्ट हमारा रीओपन होगा उस दिन हम क्या करेंगे, कोर्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो एक्सपायर होता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 2020 को आपका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो एक्सपायर करता है। अब 2 अक्टूबर इज गांधी जयंती एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज हॉलीडे इन द कोर्ट। अब कोर्ट का हॉलीडे लगा हुआ है, कोर्ट इज क्लोज्ड ऑन दैट डेट। तो क्या होगा, जिस दिन भी कोर्ट रीओपन होगा, मान लीजिए 3 अक्टूबर 2020 को कोर्ट दोबारा से रीओपन होता है, यू कैन गो टू द कोर्ट ऑन दैट डे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है बट ओनली अ कंटिंजेंसी। केवल इस कंटिंजेंसी के केस में कि आपका जो कोर्ट है वो क्लोज होगा तो आप क्या कर सकते हैं, रीओपनिंग पर जा सकते हैं वापस से उस सूट, अपील और एप्लीकेशन को लाने के लिए। ठीक है, तो आपको कोई एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, ये हमें बिल्कुल से दिमाग में रखना है। आखिर अब कब बोलेंगे कि कोर्ट जो है वो क्लोज है। सो इफ इट इज क्लोज्ड ड्यूरिंग एनी पार्ट, व्हाट आई एम सेइंग, ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जो उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, अगर उसके किसी भी पार्ट में क्या रहता है वो क्लोज रहता है, इट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन दैट डे। मान लीजिए एक कोर्ट है जिसको सुबह 10 से लेकर के शाम के 5 बजे तक के लिए ओपन रहना है एंड इट इज़ क्लोज्ड आफ्टर द लंच टाइम, मीन्स आफ्टर द 2 PM it is closed, so it will be deemed to be closed on that whole day। तो उस दिन मान लिया जाएगा कि वो कोर्ट जो है वो क्या रहा है, क्लोज रहा है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्लोज रहने से मतलब है, अब जरूरी नहीं कि वेकेशन लगा हुआ है, मान लीजिए कोर्ट्स का समर वेकेशन चल रहा है, विंटर वेकेशन चल रहा है, बट द पर्टिकुलर कोर्ट जिसमें आपको जाना है वो उस दिन खुला हुआ है, इट इज़ accepting the plaints or the memorandum for appeals, then it shall be deemed to be open on that day, not closed. But it's closed during any part of its normal working hour, it shall be deemed to be closed on that day. Next we have is the principle on which it depends. It is lex non cogit ad impossibilia, which says law does not compel someone to do impossible things. लॉ आपसे नहीं बोलता है कि आप इम्पॉसिबल चीज़ों को करें, आपको उसके लिए कंपेल नहीं करता है। कोर्ट आपका बंद है, हाउ कैन द लॉ इमेजिन यू टू कम टू द कोर्ट और प्रेजेंट द प्लेंट, नहीं हो सकता है ऐसा। इसीलिए जो हमारा सेक्शन 4 है उस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, दैट लेक्स नॉन कॉजिट अद इम्पॉसिबिलिया। नेक्स्ट इज अ सिचुएशन। एक सिचुएशन देखते हैं ज़रा कि देर आर 2 कोर्ट्स which have concurrent jurisdiction in a case।
दो कोर्ट्स है जिनके पास कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। कंकरेंट जुरिस्डिक्शन से मतलब क्या है, जब हम सीपीसी में पढ़ने जाते हैं फ्रॉम सेक्शन 16 टू सेक्शन 20 वी फाइंड देयर हैव बीन प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो वहाँ पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ है। तो एक केस में काफ़ी सारे जुरिस्डिक्शन हो सकते हैं, काफ़ी सारे कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन हो सकता है, और जो हमारा प्लेंटिफ होता है उसको कोर्ट चुनना होता है, बिकॉज द प्लेंटिफ इज द मास्टर ऑफ द सूट। प्लेंटिफ क्या होता है, प्लेंटिफ इज द मास्टर ऑफ द सूट। आई एम राइटिंग इट हेयर, प्लेंटिफ इज द मास्टर ऑफ द सूट। प्लेंटिफ जहाँ चाहे वहाँ क्या कर सकता है, वहाँ जाकर के केस फाइल कर सकता है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ फॉरम्स। फॉरम का जो सिलेक्शन होता है वो किसको करना होता है, फॉरम का सिलेक्शन जो टोटली होता है इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के विल पे डिपेंड करता है। मान लीजिए जब कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज होता है आपका दिल्ली में, कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज इन दिल्ली एंड दी जो आपका डिफेंडेंट है ही रिसाइड्स वॉलंटरली इन कोलकाता। अब वो कोलकाता में रहता है, जो कॉज ऑफ एक्शन है वो आपका कहाँ अराइज होता है, दिल्ली में। तो देर आर टू कोर्ट्स नाउ, दो फोरम्स है जहां पर प्लेंटिफ सूट लेकर के आ सकता है, वेदर ही कैन प्रेजेंट द प्लेंट इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली और इन द कोर्ट ऑफ कोलकाता। अब क्या होता है, जो हमारा दिल्ली का कोर्ट है इट इज क्लोज्ड द डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। जिस दिन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड खत्म हो रहा है उस दिन हमारा दिल्ली का कोर्ट बंद पड़ा है, बट द कोलकाता कोर्ट इज ओपन। लेकिन जो प्लेंटिफ है हमारा वो कहाँ जाना चाहता है, केवल दिल्ली के कोर्ट ही जाना चाहता है। लेकिन अभी कोलकाता का कोर्ट खुला हुआ है, वो चाहे तो कोलकाता के कोर्ट में उस दिन क्या लेके आ सकता है, हमारा सूट लेके आ सकता है, अपील लेके आ सकता है, एप्लीकेशन कुछ भी जो लेके आना चाहता है, जो भी प्रोसीडिंग वो लेके आना चाहता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा, तो ऐसे चीज़ के लिए बोला गया कि बिकॉज द प्लेंटिफ इज द मास्टर ऑफ सूट ही हैज़ द राइट टू चूज द फोरम। उसके पास राइट है फोरम को सेलेक्ट करने का। तो उसके ऑप्शन पर, क्योंकि वो दिल्ली कोर्ट ही जाना चाहता है, दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल, कैन गो टू द कोर्ट आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ द कोर्ट। जरूरी नहीं कि वो कोलकाता की कोर्ट ही जाए, बिकॉज ही हैज़ द राइट ऑफ चूजिंग द फोरम फॉर हिमसेल्फ। मान लीजिए कोर्ट का कोई वेकेशन लग गया है, मान लीजिए कोर्ट का कोई वेकेशन लग गया है, फॉर एग्जांपल विंटर वेकेशन है। विंटर वेकेशन जो आपका है, विंटर वेकेशन मान लीजिए स्टार्ट हुआ है 21 दिसंबर से। विंटर वेकेशन स्टार्ट हुआ है 21 दिसंबर से और ये चलने वाला है 1 जनवरी तक। 2 जनवरी को कोर्ट रीओपन होगा। 2 जनवरी को कोर्ट क्या होगा, रीओपन होगा। अब एक कोई प्लेंटिफ है जो कि सूट लेकर आना चाहता था इन दिस कोर्ट ओनली, जहाँ पर विंटर वेकेशन लगा हुआ है। आपका जो एक्सपायरी है प्रिस्क्राइब पीरियड का वो होता है यहाँ कहीं बीच में, मान लीजिए 25 दिसंबर को एक्सपायर करता है आपका पीरियड। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 आपका क्या रहेगा, ये जो हमारा 2 जनवरी है जिसको कोर्ट रीओपन होगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, केस ला सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ पीरियड एक्सपायर कर गया है फ्रॉम 21 दिसंबर टू 25 दिसंबर, जो आपका ये 4 डेज का पीरियड निकल गया है, इसमें आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, इसका कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। एट द वेरी बिगनिंग आई टोल्ड यू दिस कि यहाँ पर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता है, केवल एक कंटिजेंसी है कि आपका पीरियड उस दिन एक्सपायर होता है जिस दिन कोर्ट क्लोज है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट ऑन द रीओपनिंग। तो आप 2 जनवरी को कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट ऐसी सिचुएशन में जा सकते हैं। Next we have a section 5 which provides for extension of prescribed period in certain cases. कोर्ट को सर्टेन केसेस में ये डिस्क्रेशन दिया गया है कि वो डिले को कॉन्डोन कर सकते हैं, और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर करने के बाद भी अगर सफिशिएंट कॉज दिखाया जाता है दे कैन एडमिट द प्रोसीडिंग आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑल्सो। मान लीजिए आपका प्रेस्क्राइब्ड पीरियड 15 दिन पहले ही खत्म हो गया है एंड यू आर कमिंग टू द कोर्ट टुडे, देन इफ़ यू शो द सफिशिएंट कॉज टू द कोर्ट तो आपके प्रोसीडिंग को एडमिट किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा सेक्शन 5 है वो हर एक प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू अपील्स
एंड एप्लीकेशन, जो हमारा सेक्शन 5 है, इसकी एप्लीकेबिलिटी है, उसकी एप्लीकेबिलिटी केवल अपील्स और एप्लीकेशन तक ही लिमिटेड है। सेक्शन 5 डज नॉट अप्लाई टू suits and also the application under order 21 of सिविल प्रोसीजर कोड। सूट के लिए जो रीज़न है वो बड़ा लॉजिकल है कि आप शेड्यूल को देखते हैं तो वहाँ पे दिखता है कि सूट के लिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अपील और एप्लीकेशन। मैक्सिमम जो पीरियड होता है अपील और एप्लीकेशन के लिए वो समवेयर लाइज बिटवीन 60 डेज, 30 डेज और 90 डेज। तो इसलिए जो सेक्शन 5 है वो जो हमारा है कॉन्डोनेशन है वो केवल इन केसेस में ही दिया जाता है। जो एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड्स होते हैं, माने जो एप्लीकेशंस होंगी आपके एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए होंगे, उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए भी आप देखें अगर आर्टिकल 136 में प्रोविज़न दिया गया है उनके लिए जो टाइम है वो दिया गया है पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 ईयर्स का। सो जो हमारा सेक्शन 5 है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन suits as well as on the applications for execution of decree. I told you that it is the discretion of court to decide whether condonation should be given or not. किसकी condonation दिया जाए या ना दिया जाए किसी भी केस में, चाहे वह अपील का केस हो या एप्लीकेशन का केस हो, उसमें दिया जाना चाहिए या कॉन्डोनेशन या नहीं दिया जाना चाहिए। इट इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट को ऐसा डिस्क्रेशन दिया गया है, बट दिस डिस्क्रेशन शुड नॉट बी एक्सरसाइज आर्बिट्ररी बट जुडिशियसली, इसको जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और इसी के लिए कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 1987 के इस डिसीजन में दिए हैं। 1987 के इस डिसीजन में कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो गाइड करते हैं हाउ दिस डिस्क्रेशन शुड बी एक्सरसाइज्ड। सो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको देखना होता है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। जैसे कि आपको देखना होता है कि अपील लाने से जो हमारा लिटिगेंट है उसको कोई बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है। आपको देखना होता है कि हर एक डिले जो होता है, हर एक दिन का जो डिले होता है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। एंटिक अप्रोच आपको अडॉप्ट नहीं करनी होती कि आप बोलने लगे कि मैं हर एक मिनट की खबर लूँगा, हर एक सेकंड की खबर लूँगा। इट हैज़ नॉट टू बी डन इन दैट सेंस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो गाइड करते हैं इसको। काफ़ी छोटा जजमेंट है। आई हैव गिवन द लिंक बिलो, प्लीज़ read out the judgment and go through the principles given therein. नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल करके आता है हमारे दिमाग में कि आखिर sufficient cause क्या होता है, what is this sufficient cause। तो इसी के लिए जो हमारा explanation है वो explanation लिखता है the fact that the appellant or the applicant was misled। जो हमारा एप्लीकेंट है या जो अपीलेंट है जो भी है वो क्या होता है, किसी ऑर्डर, प्रैक्टिस या जजमेंट जो हाई कोर्ट का है उसके द्वारा वो डिसाइड नहीं कर पाता है, कंप्यूट नहीं कर पाता है, सर्टेन नहीं कर पाता है कि आखिर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या बोला गया, इसको क्या बोलेंगे हम, सफिशिएंट कॉज बोलेंगे। और बाकी सफिशिएंट कॉज के लिए एक हमें टेस्ट होता है जिसको हमें गो थ्रू करना होता है। इस टेस्ट को लगाएंगे और हमें निकल के आएगा कि वेदर द कॉज ऑफ the not preferring an appeal or making an application is sufficient or not within the prescribed period। तो उसके लिए जो टेस्ट है वो है हमारा, सबसे पहला देखना पड़ेगा कि जो सिचुएशन रही है, जो कंडीशन रही है, वेदर इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। ऐसा तो नहीं कि पार्टी डेलिबरेटली ऐसा कर रही थी। कुछ ऐसी सिचुएशंस होने चाहिए, सर्कमटेंसेस ऐसे होने चाहिए जो पार्टी के कंट्रोल में ही ना रहे हों, जिनकी वजह से वो कोर्ट ना आ पाया हो। ड्यू डिलीजेंस एंड केयर मस्ट बी शोन। आपको दिखाना चाहिए कि यू हैव बीन डिलीजेंट, यू हैव टेकन ड्यू केयर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द बोनाफाइड इंटेंशन। यू मस्ट हैव द बोनाफाइड इंटेंशन विद यू। आप ऐसा नहीं हो कि कुछ लेट अपील को फाइल करके आप कुछ बेनिफिट लेना चाह रहे हो। यू हैव समथिंग बैड इन योर माइंड, मेलिशियस इन योर माइंड, यू शुड हैव अ बोनाफाइड इंटेंशन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम ज़रा। जैसे कि एग्जांपल्स होते हैं, द एप्लीकेंट और द अपीलेंट वाज
इम्प्रिजेंट, कुछ उसको जेल वगैरह हो गई थी किसी ऑफेंस के लिए, जिस वजह से वो कोर्ट विद इन दी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड मूव नहीं कर पाया, इट इज़ अ सफिशिएंट कॉज, इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ सफिशिएंट कॉज। नेक्स्ट इज दिस इलनेस, भाई आप सब्सटेंशियली इतने बीमार पड़ गए कि यू वर नॉट एबल टू फॉलो योर डेली टास्क, आप अपने रोज़मर्रा के कामों को ही नहीं कर पाए, इतना बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा बीमारी नहीं होनी चाहिए कि सर्दी जुकाम हो गया और उसकी वजह से आप कोर्ट ना जा पाए, बट you were seriously ill that you weren't able to follow your daily routine or your daily task. The next thing is the mistake. It can be a mistake of the clerk of the court or the mistake of your advocate. I'm not saying that it is solely a situation on which you can ask for condonation of delay, but it can work as an adjective, you can say that you can demand condonation from the court. So mistake can be a reason. So this is all we have in today's video. In the next video, we will discuss the very important provisions relating to legal disability which are given under section 6, 7 and 8 of Limitation Act. Till then, stay home, stay safe. See you in the next video.